Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 6 Programming Principle and Algorithm. Friends, इस सब्जेक्ट की सभी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन सीरीज हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुकी हैं। आप एक बार जरूर चेक करें। तो चलिए यूनिट 6 स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस आर सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक्स ऑफ कोड with a specific purpose, promoting code modularity. They are fundamental in programming, facilitating code organization and reuse. जो हमारे फंक्शन होते हैं ये सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, प्रमोट करने के लिए, कोड मॉड्यूलरिटी के लिए। जो हमारा फंडामेंटल यूज है इसका प्रोग्रामिंग है, ये जो है फैसिलिटेट करते हैं कोड ऑर्गेनाइजेशन और रीयूज करने में। कोई भी हमने कोड लिख लिया एक बार, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन हम उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमें उस कोड को दोबारा से करना पड़ेगा टाइप। इट एनहेंस कोड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है एनहेंस करता है कोड ऑर्गेनाइजेशन, रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। जो हमारा फंक्शन है ये जो है एक नेम्ड रिविजिबल ब्लॉक ऑफ कोड करता है जो कि डिजाइन होता है किस लिए? परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टास्क। कोई भी हमने जो है टाइप करा कोड कि ये ऐड करने के लिए हमारा कोड है और हमने सेव कर लिया, और उसका जब हम यूज करना चाहें तो हम दोबारा यूज कर सकते हैं। सिर्फ हमें जो है उसको सेलेक्ट करना है, उसको पूरा हमें सारी चीज उसकी डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या जरूरत हुई फंक्शन की? सी प्रोग्रामिंग में किस लिए फंक्शंस जो है जरूरी हैं? ये जो है एनेबल करते हैं रीयूजेबिलिटी और रिड्यूस करते हैं रिडंडेंसी, मेक्स इट सो वी कैन यूज पार्ट ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, जिससे कि हम जो है कोड के पार्ट को बार बार यूज कर सकें, ना ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम हो क्योंकि हमने एक बार लिख लिया है उसको। हम जो है जल्दी से जल्दी और प्रोग्राम बना सकें। ये हेल्प करता है अवॉइड करने में रिपीटिंग द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर इन द कोड। रिपीट करने में, जैसे कि हमारे रिपीट ना हो सेम थिंग्स। एक बार आपको ज़रूरत पड़ी, दो बार ज़रूरत पड़ी तो आप पूरा कोड नहीं लिखेंगे, आपका जो है ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा फिर। इसलिए फंक्शन का यूज जो है नीड हमें ज़रूरत पड़ी। मेक ए कोड मॉड्यूलर, डिवाइड्स द कोड इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट पीसेस, ईच पीस डज ए स्पेसिफिक जॉब ऑन इट्स। ये जो है डिवाइड कर देता है कोड को स्मॉलर और इंडिपेंडेंट पीसेस में। जो हर एक पीस है, अलग अलग मॉड्यूल जो है, इसकी अलग अलग जॉब है अपने आप में। प्रोवाइड्स एब्स्ट्रैक्शन फंक्शनैलिटी, अलाउ अस टू यूज समथिंग विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स, लाइक यूजिंग ए टीवी रिमोट विदाउट नोइंग हाउ इट वर्क्स इनसाइड। जैसे कि हम जो है टीवी का रिमोट यूज करते हैं कि हमें ये नहीं जानकारी की जरूरत ही नहीं है कि इसके अंदर क्या है, कौन सा पैनल है, किस तरीके से बोर्ड काम कर रहा है, क्या सर्किट है, कुछ भी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है उसको उठाते हैं और उससे यूज करते हैं। इसी तरीके से फंक्शंस जो है सी प्रोग्रामिंग में इतनी हेल्प करते हैं कि आपको जो है पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है सिर्फ उसको एक बार आपने लिख लिया तो आपके लिए वो काफ़ी है, आप उसको रीयूज कर सकते हैं। द प्रोग्राम बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। जो हमारे प्रोग्राम्स हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, ये जो है ईजी हो जाते हैं समझने में और मैनेज करने में। मेक्स द कोड इजी टू ग्रैप्स एंड हैंडल, कोड को आसानी से समझ सकें, कोई भी इशू आए तो हम उसे हैंडल कर सकें। इस चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फंक्शन। जैसे कि प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए इजीली फिगर आउट हो सके, कहीं पर कोई दिक्कत है, कोड में कोई एरर है तो आसानी से जो है फाइंड आउट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ब्रेक एन एक्सटेंसिव प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर पीस, ये जो है बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको एक स्मॉलर और सिंपलर पीस में डिवाइड कर देता है, जिससे कि कोई ज़्यादा बड़े प्रोग्राम से जो है दिक्कत ना हो और स्मॉलर पीस में हो जाते हैं। बट वो सभी पीस जो है इंडिपेंडेंट है, इजी हो जाता है उनके साथ वर्क करने में और समझने में। टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी प्रोग्राम, फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं सी प्रोग्रामिंग में? बेसिकली दो टाइप के होते हैं,
नंबर 1 लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इन दोनों के बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इनके नाम से ही हमें पता पड़ रहा है कि लाइब्रेरी फंक्शन जो है प्री डिफाइंड हुए और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो यूजर डिफाइंड है। आप समझते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस, These are ready-made functions already available in C library। जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं ये पहले से ही मौजूद होते हैं किसमें, C लाइब्रेरी। We do not have to write them ourselves, they are predefined। हमें इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये प्री-डिफाइंड होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम यूज करते हैं इंक्लूड printf, scanf और फ्लोर, ये सभी जो हैं हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। टू यूज देम वी जस्ट नीड टू इंक्लूड द राइट लाइब्रेरी एट द स्टार्ट ऑफ द कोड। सिर्फ हमें इतना ही करना होता है जब इनको हमें यूज करना होता है कि हम जो है करेक्ट लाइब्रेरी का यूज करें प्रिंट कराने के लिए printf, scanf और हमारी ये सभी चीज़ जो हैं हमारे लिए अवेलेबल हो जाती हैं। बट हमें जो है जिस चीज़ के लिए चाहिए उसका हमें कोड सही से यूज करना है। करेक्ट होने चाहिए, जो हमारा सिंटैक्स है वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। तो आपके लिए ये सभी कोड्स अवेलेबल हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। दीज आर फंक्शंस क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर इन योर कोड। जो ये फंक्शंस होते हैं क्रिएट करे जाते हैं प्रोग्रामर के द्वारा आपके कोड में। यू डिसाइड, आप डिसाइड करते हैं कि आप क्या करें, इसका राइट करें अपना कोड को किस तरीके से आप जो चाहते हैं। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है एक्सपेंड करने की, आप क्या करना चाहते हैं प्रोग्राम के साथ, कितना बड़ा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसको रीयूज करना या नहीं करना, ये सभी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। एन एडवांटेज इज दैट कैन इवन एड योर फंक्शन टू ए लाइब्रेरी फॉर यूज इन अदर प्रोग्राम। बट ये जो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन है इसका आपने सोचा है कितना ज़्यादा फ़ायदा है। आप जो है अपना कोई भी प्रोग्राम एक बार आपने बनाया, आप चाहते हैं कि मुझे आगे इस प्रोग्राम का यूज करके साथ में और प्रोग्राम क्रिएट करने हैं, तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है दोबारा से वो कोड पूरा लिखना पड़े। अगर आप पूरा लिखेंगे तो पहले आपका जो है जो फर्स्ट टाइम आपने कोड लिखा आपका वो सही है, उतना ही टाइम आपको दोबारा लिखने में लगेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कम लगे, बट आपको जो टाइम इतना कंज्यूम हुआ उसका कोई यूज नहीं रहा, क्योंकि वो कोड आपको पता है। इसलिए आप उसको सेव कर लेंगे और आपको इन फ्यूचर जब ज़रूरत पड़ेगी आप उसका यूज करें, उसको ऐड करें और उसमें आगे मॉडिफाई करेंगे, तो आपको जो है काम करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहे। तो इसलिए यूजर डिफाइंड फंक्शन का जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, एडवांटेज है। ये दोनों थे हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। हेडर फाइल्स फॉर लाइब्रेरी फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। हेडर फाइल्स कौन कौन सी हैं सी प्रोग्रामिंग में, जैसे कि studio.h कंटेन्स फंक्शंस फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। जो हमारा studio.h है ये कंटेन रखता है फंक्शंस किस लिए, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए। conio.h ये डील करता है कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा string.h, ये होल्ड करता है फंक्शंस किस लिए, फॉर वर्किंग विद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ वर्क करने के लिए होल्ड करता है फंक्शंस को। math.h ये होल्ड करता है क्या, फंक्शंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है time.h, ये कंटेन करता है फंक्शंस किससे रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड। ctype.h किस लिए होता है हमारा, इंक्लूड करता है फंक्शंस किस लिए, हैंडलिंग करने के लिए कैरेक्टर्स। और signal.h जो है ये कंटेन करता है फंक्शंस फॉर सिग्नल हैंडलिंग। ये सभी थे हेडर फाइल्स लाइब्रेरी फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। पैरामीटर पासिंग, पैरामीटर पासिंग क्या होता है। पैरामीटर पासिंग इट्स द मैकेनिज्म यूज्ड टू पास वैल्यूज टू ए फंक्शन। जो हमारा पैरामीटर पासिंग होता है ये जो है एक मैकेनिज्म है, यूज करा जाता है किस लिए, पास करने के लिए वैल्यू किसको, फंक्शन को। द वे पैरामीटर आर पास्ड कैन वेरी एंड इट जनरली फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज, बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस। जो हमारा पैरामीटर पासिंग है इसके दो कैटेगरीज में ये जनरली जो है कैटेगराइज होता है। नंबर 1 है बाय वैल्यू और दूसरा है हमारा बाय रेफरेंस। अब इन दोनों के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। कॉल बाय वैल्यू, इन
call by value, the actual value of the variable is passed to the function. The function receive a copy of the value and any modification made to the parameter inside the function do not affect the original value आउटसाइड द फंक्शन। जो हमारा कॉल बाई वैल्यू है ये जो है एक्चुअली जो है जो हमारा फंक्शन होता है ये रिसीव जो करता है कि जो है कॉपी करता है रिसीव ऑफ वैल्यू की, जिससे कि कोई भी मॉडिफाई करते हैं हम पैरामीटर में तो हमारा जो इनसाइड में है पैरामीटर उसमें किसी भी तरीके का चेंज ना हो, ओरिजिनल जो है हमारी वैल्यू है वो सेम रहे। यही चीज़ हमने कॉल बाई वैल्यू के इसमें प्रोग्राम में शो करा है कि जो फंक्शन है ये रिसीव कर रहा है हमारी कॉपी ऑफ द वैल्यू। किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन करा जाएगा तो जो हमारे पैरामीटर हैं फंक्शन के अंदर किसी भी इनमें ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी अफेक्ट नहीं डलेगा। कॉल बाई रेफरेंस, इन कॉल बाई रेफरेंस द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड टू द फंक्शन। कॉल बाई रेफरेंस में जो है मेमोरी एड्रेस होता है जो वेरिएबल का ये पास करा जाता है टू द फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी तरीके का जो चेंज करा जाएगा पैरामीटर में इनसाइड द फंक्शन ये अफेक्ट डालेगा ओरिजिनल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन में। यही हमने यहाँ प्रोग्राम में शो करने की कोशिश करी है। इन द कॉल बाई रेफरेंस एग्जाम्पल द एंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू पास द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल num to the square function. Inside the function the star operator is used to dereference the pointer and modify the value at the memory location. It is important to note that language like C++ have additional concept like reference which can provide some of the benefits of call by reference without explicitly dealing with pointer. Understanding this concept is crucial for designing functions and handling data in a program, as it affects how data is manipulated and whether changes made inside a function persist outside of it. Scope of variable. Scope of variable क्या होता है? The scope of variable in a programming language define the region of the program in which the variable can be accessed or modified. There are mainly two type of variable scope, local scope और global scope. ये basically दो टाइप के होते हैं, लोकल और ग्लोबल। अब इन दोनों के बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या होते हैं। लोकल स्कोप, लोकल स्कोप जो है क्या होता है? जो हमारा लोकल स्कोप होता है इसका हमने ये प्रोग्राम एग्जाम्पल जो है शो करा है। इसमें जो है void example फंक्शन int local variable is equal to 5। जो हमारा लोकल वेरिएबल है ये local var equal to 5 है। लोकल वेरिएबल जो है सिर्फ एक्सेसिबल होगा विद इन दिस फंक्शन। Variables declared within a function or a block have local scope. They are only accessible within the function or block in which they are declared. जो हमारे variables हैं ये declared होते हैं within a function और block जो कि local scope है, have local scope जिनके पास है, ये जो है सिर्फ accessible है within the function और block इन विच दे आर डिक्लेयर्ड, जिसमें ये डिक्लेयर्ड है सिर्फ वहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं और विद इन द फंक्शन। इन्हीं को लोकल स्कोप कहा जाता है। अब ग्लोबल स्कोप क्या होता है? सबसे पहले इसका ये एग्जांपल है इंट ग्लोबल var इक्वल टू 10। ग्लोबल वेरिएबल हो गया ये हमारा। void एग्जाम्पल फंक्शन ये हमारे है। ग्लोबल var जो है किसी भी जगह एक्सेसिबल है विद इन दिस फंक्शन, आप कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं विद इन दिस फंक्शन। Variables declared outside of any function or block have global scope. They are accessible throughout the entire program. जो हमारा ग्लोबल स्कोप है ये जो है एक्सेसिबल है पूरे प्रोग्राम में है, आप जहाँ भी करना चाहें। ये वेरिएबल जो है डिक्लेयर्ड होता है आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन और ब्लॉक जो कि आपके पास ग्लोबल स्कोप है। स्टोरेज क्लासेस, स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं? स्टोरेज क्लासेस इन C डिटरमाइन द लाइफ टाइम विजिबिलिटी एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो हमारी स्टोरेज क्लासेस होती हैं जो है डिटरमाइन करती हैं लाइफ टाइम विजिबिलिटी और इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल को, कि बेसिकली इसमें जो चार हैं मेन स्टोरेज क्लासेस हैं। नंबर 1 है ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल। अब इनके बारे में हम समझते हैं कि होती ये क्या क्या है। नंबर 1 ऑटो, डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर लोकल वेरिएबल। ये जो है डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है लोकल वेरिएबल के लिए, ऑटोमेटिकली एलोकेटेड एंड डी एलोकेटेड व्हेन द ब्लॉक
इन विच दे आर डिफाइंड एज एंटर्ड एंड एग्जिटेड। ये ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाती है और डी एलोकेट हो जाती है जब ब्लॉक जो है डिफाइन होता है, एंटर्ड होता है या एग्जिट होता है, जब ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये इसका एग्जाम्पल है। वर्ड एग्जाम्पल फंक्शन ऑटो इंट लोकल वेरिएबल इक्वल टू 5। ऑटो जो है ऑप्शनल है यहाँ पर। रजिस्टर सजेस्टेड टू द कंपाइलर टू स्टोर द वेरिएबल in a register for faster access, similar auto but with a hint to the compiler. Register int count equal to 0. Static persist for the entire program execution, retains its value between function calls. Static int global count equal to 0, global static variable. Extern used करा जाता है डिक्लेयर करने के लिए ग्लोबल वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इन अनदर फाइल, जो कि डिफाइंड होते हैं अनदर फाइल में। EXTERN इंट ग्लोबल VAR डिक्लेयर नॉट डेफिनेशन। कोई भी अगर जो है अलग जो है ग्लोबल वेरिएबल जो है यूज करे जाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कोई भी हमारा जो है जो कि डिफाइंड है अनदर फाइल में, जैसे कि हमारा कोई भी ग्लोबल वेरिएबल है वो डिक्लेयर्ड है हमारा अनदर फाइल में, डिफाइन करने के लिए ये जो है सीधी सादी बात है हमारा। इन सभी जो अलग अलग हमारी चार हैं मेन, बेसिकली चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है डिक्लेयर करने के लिए है, उससे पहले हमारा था रिटेन करने के लिए उसकी वैल्यू बिटवीन फंक्शन और कॉल। इसी तरीके से इन चारों के जो है चारों के अलग अलग यूज हैं और चारों ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है स्टोरेज क्लासेस में चार तो कम से कम आने ही चाहिए। रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन इज ए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वेयर a function calls itself either directly or indirectly to solve a problem. Recursion जो है एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जहाँ पर फंक्शन जो है कॉल करता है अपने आप को either डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किस लिए? सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। रिकर्सिव फंक्शन ब्रेक डाउन ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपलर सब प्रॉब्लम्स। जो हमारी रिकर्सिव फंक्शन है ये जो है ब्रेक डाउन कर देता है किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जो है प्रॉब्लम उसको सिंपलर और छोटे छोटे प्रॉब्लम में। अब जो है जो हम अलग अलग प्रॉब्लम हैं उनको जो है सॉल्व कर लिया जाता है, फिर सब प्रॉब्लम्स को जो है कंबाइन करा जाता है और उनका सॉल्यूशन एक साथ कंबाइन करके चेक करा जाता है और उसका सॉल्यूशन जो है हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम का फाइंड आउट हो जाता है। रिकर्सिव एल्गोरिथम जो है कंसिस्ट करती है दो मेन कंपोनेंट, द बेस केस S और रिकर्सिव केस S। अब इन दोनों के बारे में हम जानते हैं कि ये होते क्या क्या हैं। Recursive algorithm consists of two main components, the base case and the recursive case. Base case क्या है? The base case is the condition under which the recursion stops. It defines the simpler version of the problem that does not require further recursion. Without a base case, the recursion would continue indefinitely leading to a stack overflow और infinite loop। जो हमारा बेस केस है, बेस केस जो है एक कंडीशन है जहाँ पर जो है रिकर्जन जो है हमारा स्टॉप हो जाता है। ये डिफाइन करता है सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि आगे हमें फर्दर रिकर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है, उस चीज को ये डिफाइन करता है। बिना बेस केस के जो है हमारा रिकर्जन जो है कंटिन्यू चलता रहेगा इनडेफिनेटली और इन्फिनाइट लूप जो है ओवरफ्लो हो जाएगा, हमारा स्टैक ओवरफ्लो होकर इन्फिनाइट लूप चल जाएगा हमारा, वो उसके स्मॉलर पार्ट में उसके भी स्मॉलर पार्ट में कंटिन्यू करता जाएगा। एक जगह पर जाके बेस केस जो है वहां उस प्रॉब्लम को छोटा होने से रोक देता है। रिकर्सिव केस, द रिकर्सिव केस डिफाइन हाउ द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स एंड द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ विद दीज स्मॉलर सब प्रॉब्लम। जो हमारा रिकर्सिव केस है ये डिफाइन करता है कि किस तरीके से जो हमारी प्रॉब्लम है ये डिवाइडेड हुई है इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में, और जो फंक्शन है कॉल इटसेल्फ विद दीज स्मॉलर सब प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, ये था की कंपोनेंट्स ऑफ रिकर्जन, बेस केस और रिकर्सिव केस। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सी प्रोग्रामिंग की कंप्लीट रिवीजन सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अवेलेबल है, एक बार आप जरूर चेक करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और नई नई वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।